है कि हाल ही में भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को एक ट्रीटमेंट दिया, वो ट्रीटमेंट था कि हम अगर किसी तरह से आपके साथ रिफ्ट में हैं तो हमारे साथ हुए हुए समझौतों को हम रोक सकते हैं। भारत शायद यही टेस्ट अब इन महाशय को देने जा रहा है। बांग्लादेश की बारी है। चर्चा इस बात की है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय बदलती स्थितियों में अपने पक्ष को और मजबूती से रखने के लिए आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ने की शुरुआत हमने बदलते परिप्रेक्ष्य में जैसे सिंधु वाटर ट्रीटी के साथ की, अब वैसा ही फिलहाल चर्चा में गंगा वाटर ट्रीटी है। आप सभी को याद होगा कि शेख हसीना जब भारत आई उसके बाद से यहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ, जो कि एक अंतरिम सरकार के नाम से चलाया जाने लगा। लेकिन मोहम्मद यूनुस सत्ता में तो आए, लेकिन अपनी राजनीति से नहीं दूर रह पाए। राजनीति में उन्होंने भारत के विरोध में बांग्लादेश का भरपूर उपयोग किया। भारत के हित जहां जहां प्रभावित हो सकते थे, फिर चाहे पूर्वोत्तर भारत हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, वहां पर भारत के विरोध में अपने प्रोपेगेंडा को पसारना शुरू किया। अपने प्रोपेगेंडा को बढ़ाते बढ़ाते ये भारत विरोध में इतना आगे निकल गए कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर इनकी नजर पड़ने लगी। भारत को इस प्रकार से ये बातों के द्वारा प्रभावित करने लगे कि चीन अगर चाहे तो पूर्वोत्तर भारत ले सकता है, पूर्वोत्तर के गेट पर तो हम बैठे हैं। इस तरह की इनके विचार दुनिया भर के अंदर प्रसारित होते रहे। खैर, आज जो सुर्खी है वो बड़ी है, और वो ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी के बाद अब भारत इनके साथ गंगा वाटर ट्रीटी पर काम करने की सोच रहा है। इंडिया अब विचार कर रहा है कि क्यों ना हम गंगा जल समझौते को इनके साथ बदल दें, अमेंड कर दें। तो सबसे बड़ी चर्चा यही है कि क्या सिंधु जल समझौते की तरह गंगा जल समझौता भी भारत रद्द कर देगा? अगर यह रद्द होता है तो बांग्लादेश पर इसका क्या असर होगा? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप में से बहुत से लोग संभवतः ये ना जानते हो कि यह गंगा जल समझौता था क्या, तो आज के सेशन में मैं आपको गंगा जल संधि के बारे में भी डिटेल से बताऊंगा। डिटेलिंग जानने के लिए आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी का भी टच लेना होगा। तो चलिए, आपको आज के सेशन में गंगा जल संधि से लेकर के गंगा जल के बारे में भी सारी जानकारियां देता चल रहा हूं। साथियों, जब बात गंगा की होती है तो गंगा लगभग 2500 किलोमीटर में हिमालय से निकल करके बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदी है तो नदी की सहायक नदियां भी होंगी। देखिए, गंगा नदी के अंदर अगर आकर कोई और नदी मिलती है तो सहायक नदी कहलाती है, और नदी से निकलकर कोई और नदी समुद्र में चली जाती है तो वो वितरिका कहलाती है। ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ट्रिब्यूटरीज के अंदर गंगा की ट्रिब्यूटरी में यानी कि सहायक नदी में यमुना भी शामिल है। प्रयागराज में इसी का संगम भी होता है। तो प्रयागराज में गंगा जब पूरी तरह से फुल फ्लेजेड बनकर बहने लगती है तो ये बहते हुए आगे चल करके पश्चिम बंगाल से दो भागों में बट जाती है, और इन दो भागों में से एक भाग जो भारत में रह जाता है इसे हुगली कहते हैं, और जो भाग बांग्लादेश में चला जाता है उसकी एक लंबी कहानी है कि वो पद्मा है कि वो मेघना है, वो सारी बातें बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए समझिए वो पद्मा कहलाती है। तो एक तरह से यहां एक ऐसा बिंदु है पश्चिम बंगाल में जहां से ये दो भागों में बट रही है। इसका दो भागों में बटना ही आज का सबसे बड़ा चर्चा का विषय है, क्योंकि जब दो भागों में नदी बटे तो नदी का जल किस तरह बटे, ये बात ही आज का डिस्कशन पॉइंट है। इसको और समझेंगे, लेकिन थोड़ा हम नदी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। जिस जगह जाकर के नदी दो भागों में बटती है उस किनारे पर एक डैम बनाया हुआ है मुर्शिदाबाद जिले के अंदर। नाम है उसका फरक्का बैराज। फरक्का बैराज गंगा नदी पर बना हुआ एक ऐसा डैम है जहां से भारत में बह रही हुगली और बांग्लादेश में गंगा जो जा रही है, अब थोड़ा सा इसे यहां पर जान लें। गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में एंट्री करती है यहां पर इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब जब यह पद्मा के नाम से यहां एंट्री करती है तो इस नदी में जमुना आकर मिलती है। अब आप कहेंगे यमुना तो पहले ही मिल चुकी हैं, तो यहां पर यह तथ्य जान लीजिएगा कि जो ब्रह्मपुत्र आसाम में बह रही थी, जब वो बांग्लादेश में पहुंचती है तो उसे जमुना कहा जाता है। यह जमुना आकर के जब पद्मा से मिलती है तो पद्मा नाम से ही बहने लगती है। इस पद्मा में आकर फिर एक और नदी मिलती है जिसका नाम मेघना है। ये जब मेघना नदी आकर के पद्मा से मिलती है तो यहां से पश्चिम बंगाल की खाड़ी में ये दोनों मिलकर के मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसका मतलब गंगा नदी भारत में बहते हुए जब दो भागों में बटती है यानी वितरिकाओं में बटती है, एक हुगली कहलाती है जो कि पश्चिम बंगाल में चली जाती है, और एक पद्मा कहलाती है जो कि बांग्लादेश के अंदर चली जाती है। ये जो हुगली है जो भारत के अंदर ही रहती है, इसी पर ही कोलकाता शहर स्थित है,
और कोलकाता में इसी नदी पर एक रिवर पोर्ट स्थित है जिसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। यानी कि समुद्र के जो जहाज हैं वो उस पोर्ट तक आ पाते हैं, यानी कि हुगली नदी में ही बड़े जहाज आकर के सामान उतारने कोलकाता सिटी तक आते हैं। तो एक तरीके से समझिएगा कि कोलकाता में हुगली का जो तट है वो असल में बड़े जहाजों के लिए ट्रांसपोर्ट के काम आता है। चलिए, तो ये तो बात अच्छी हुई। अब नदी का यहां पर बंटवारा अपने आप से हुआ है तो प्राकृतिक बंटवारा है। यहां पर डैम क्यों बनाया गया, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो होता क्या है कि जब गंगा नदी उत्तर के ऊपर से आ रही होती है हिमालय से, तो हिमालय के साथ में वो अपने मिट्टी भी लेकर आती है। नदी के अंदर अपनी जो मिट्टी है, देखिए जब हिमालय से उतरेगी तो हिमालय की गाद भी होगी, और क्षेत्र में जब जमीन पर बह रही है तो जमीन की मिट्टी भी होगी। तो जमीन से निकल रही मिट्टी और भी नदी के अंदर बहुत सारी आकर के सहायक नदियां मिलती हैं, तो सहायक नदियों से आई हुई मिट्टी भी गंगा नदी में होती है। लेकिन पहाड़ों पर नदी का वेग अधिक होने के चलते हमें यहां पर गाद जो है वो जमती हुई नहीं दिखती। लेकिन धीरे धीरे जब नदी आगे तल में बहती है, प्लेनर एरियाज में बहती है, मैदानी भाग में बहती है, तो नदी में बह रही जो मिट्टी है वो नदी के तल में बैठने लगती है। तो ये जो गंगा नदी है ना, ये बह रही जब मैदानी क्षेत्रों में होती है तो इसके अंदर जो मिट्टी घुली हुई है वो नीचे बैठने लगती है। ये बिल्कुल ऐसे समझिए कि अगर मेरे पास में बहुत सारा पानी में मिट्टी घोल लिया मैंने, और उसे अगर मैंने बहुत तेज फेंका तब तो वो बहुत तेजी से आगे जाएगा, लेकिन अगर मैंने उसको बहुत आराम से पसार दिया तो उसके अंदर बैठा हुआ जो कचरा है वो जमीन पर रह जाएगा और पानी आगे बढ़ जाएगा, या फिर पानी भी ढंग से नहीं बढ़ेगा। ये स्थिति हो सकती है। यहां पर हो ये रहा है कि जो ये गाद है इस नदी में बैठी हुई वो जमीन में जल बैठने लगती है। जमीन में बैठने से नदी का बहाव कम हो जाता है और नदी रास्ते बदलने लगती है। इसीलिए मैदानी भागों में, जैसे अगर आप कोलकाता में, जैसे मैं अभी कल आप लोगों ने अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक वीडियो देखा होगा जिसमें हमने कोलकाता में किसी सेमिनार में थे हम लोग, कहीं किसी जगह हमें इनवाइट किया गया था। हम कोलकाता गए तो हमने ऑब्जर्व किया कि हुगली कोलकाता में भी यों सर्प के आकार में बह रही है। सर्प के आकार में मतलब यों सर्पिलाकार पथ में बह रही है। रीजन क्या है? पानी का वेग कम हो चुका है और इसके अंदर जो जमा हुआ सिल्ट है, जो गाद है, वो कहीं ना कहीं टापू जैसी जगह बना लिया है। मतलब इधर टापू बना लिया तो नदी यों रास्ता निकाल ली, यों गया तो फिर ये यहां टापू बना लिया। इस तरीके से नदी का रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। यही कारण है कि बारिश के दिनों में बाढ़ की जो चिंताएं हैं वो बढ़ जाती हैं मैदानी क्षेत्रों में। क्यों? क्योंकि जब ये नदियां अपना रास्ता यूं टेढ़ा मेढ़ा लेकर चल रही होती हैं और अचानक जल का वेग बढ़ जाए, अगर पानी बहुत तेजी से बढ़ने लगे, यूं होकर के निकलने लगे, तो ये इन टापुओं को भी बाईपास कर जाती हैं, क्रॉस करके निकल जाती हैं। तो इन टापुओं पर अगर आबादी बसी है तो तेज बहाव में वो भी बह जाती है। इस वजह से नदियों का रास्ता बदलना और नदियों के रास्ते बसे हुए लोगों का बाढ़ की चपेट में आना बारिश के टाइम पर बड़ी सुर्खी बनता है। और इसीलिए आप पश्चिम बंगाल, यहां पर ये बिहार, यहां पर नदियों के पानी को शोक के रूप में भी देखा जाता है कि भाई बाढ़ आएंगी तो शोक लेकर आएंगी, नदियों का पानी दुख लेकर आएगा, क्योंकि वो रास्ते बदल देता है ना। कोसी के बारे में जैसे पश्चिम बंगाल में बहुत प्रचलित है। खैर, फिलहाल के लिए हम वापस आते हैं। गाद यहां पर बड़ी समस्या है और उस प्रॉब्लम के चलते होता क्या है अब वो समझिए। देखिए, जो पानी का जहाज होता है ना, वो पानी का जहाज जितना हमें ऊपर दिख रहा होता है, बचपन में आप लोगों ने नाव तैराई हो, अगर कागज की कश्तियां तैराई हो पानी में, तो नदियों के पानी के ऊपर जब अपन चाहे बाल्टी में ही तैरा रहे हो, थोड़े से पानी के ऊपर ही अगर आप चला रहे हो, तो कश्तियां जब चल रही होती हैं तब तो वो हमें लगता है सरफेस पर तैर रही हैं। पानी के जो जहाज होते हैं ये पानी के अंदर डूब कर चलते हैं। मतलब जितना आपको ऊपर दिख रहे हैं उससे भी बहुत सा हिस्सा उसका नीचे होता है। मैं ये नहीं कह रहा जितना ऊपर है उससे कहीं ज्यादा नीचे होता है, फिर तो सेंटर ऑफ मास गड़बड़ा जाएगा। लेकिन हाँ, उस वजन को बैलेंस करने के लिए जहाज के निचले हिस्से में या तो पानी भर दिया जाता है या सामान डाल दिया जाता है। पानी के अंदर डूब करके जहाज का एक बड़ा हिस्सा चल रहा होता है। यही कारण है कि जब वो जहाज इन नदियों के रास्ते कोलकाता पोर्ट तक आने का प्रयास करते हैं तो जहाज का जो हिस्सा हमें दिखता नहीं है लेकिन कम से कम 20-30 फीट तक पानी के अंदर वो होता है, वो जो 20-30 फीट गहरा जो हिस्सा है वो जब नदियों में अब जब जहाज आने का प्रयास कर रहा होता है तो वो मिट्टी में फंस जाता है। तो बड़े जहाज हमारे यहां पर पहुंच नहीं पाते। यहां पर ध्यान देने वाली बात फिर से समझिएगा,
बड़े जहाज, मालवाहक जहाज, जो छोटे जहाज हैं जो नाव की तरह चल रहे हैं वो तो ऊपर ऊपर से निकल जाएंगे, लेकिन जिसमें आपने टन भर सामान, कईयों टन, हजारों टन सामान भरा हुआ है, अगर उन्हें लाना है तो मिट्टी से बचाकर जहाज चलाना है। और मिट्टी से बचाकर अगर जहाज चलाओगे तो मिट्टी का साफ होना जरूरी है। तो इन क्षेत्रों में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है सिल्ट की दिक्कत, उस गाद की दिक्कत, कीचड़ की दिक्कत जो पानी के नीचे बस गई है। और चूंकि नदी अपने साथ में बहुत सारी सिल्ट लेकर आ रही है तो यहां पर गाद बहुत सारा है। तो जहाज जब हमारा जा रहा होता है ना तो वो उस जहाज सिल्ट में फंस जाता है, तो वो चल नहीं पाता। यही कारण है कि कोलकाता सा जैसा शहर जिसमें अंग्रेजों के टाइम से ही इतनी इंडस्ट्रीज रही हैं, कपड़े का बहुत बड़ा केंद्र रहा है, व्यापार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है, वो क्षेत्र व्यापार में बड़े जहाजों का उपयोग नहीं कर पाता। और ये भारत के बहुत से पोर्ट की बड़ी दिक्कत है। इसीलिए कुछ ही चुनिंदा पोर्ट हैं जहां पर बड़े जहाज तट तक आ पाते हैं। आपको याद हो तो मैंने केरल में आपको ऐसा ही एक पोर्ट बताया था, अडानी का पोर्ट, कि वो ऐसा पोर्ट बन रहा है जहां पर तट तक जहाज आ पाएंगे, है ना। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है। खैर, तो अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? तो अंग्रेज जब यहां हुआ करते थे उन्होंने भी ये प्रॉब्लम देख ली थी कि भाई कोलकाता तक अगर हमें जहाज लेकर आना है, हुगली के तट तक हमें लेकर जहाज आना है, तो मिट्टी हटानी पड़ेगी। अब मैंने शुरुआत में आपको बताया था मिट्टी हटाने के दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं? या तो पानी को बहुत तेज बहाव से भेजा जाए ताकि मिट्टी अपने आप बह जाए और बह करके बंगाल की खाड़ी में चली जाए। अच्छा, बंगाल की खाड़ी में तो जमे हुए पानी से, पानी के साथ आई हुई मिट्टी से आइलैंड तक बन गए हैं। मैंने आपको बताया भी था एक ऐसा ही आइलैंड, आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जहां पर कॉक्स बाजार से निकाल करके रोहिंग्याओं को बसाने की बात चल रही थी। एक सेशन किया था हमने कभी, अगर आपको ध्यान हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सही आंसर को मैं अपने द्वारा लाइक और रीपोस्ट करूंगा। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए यहां पर अगर आप देखते हैं बंगाल की खाड़ी में, तो अंग्रेजों ने भी ये एक परेशानी देखी कि यार इस सिल्ट को कैसे हटाएं। तो दो तरीके हैं कि पानी जब पहाड़ों से आ रहा होता है तो बहुत तेज बहाव से आता है, तो उसमें गाद जमती नहीं है। ऐसे में या तो बहाव बढ़ाया जाए या ऐसी मशीनें लगाई जाएं जो गाद हटाने का पूरे टाइम काम करती रहें। ये दोनों ही काम एग्जीक्यूट हुए वर्ष 1975 में जाकर के। हुआ क्या? अंग्रेजों के समय पर कोई सिंचाई इंजीनियर रहे होंगे 19वीं शताब्दी में, कुछ कार्टर वाटर नाम से, उन्होंने सलाह दी कि गंगा नदी पर पहले एक डैम बनाया जाए और पानी को बहुत सारा इकट्ठा कर लिया जाए। बहुत बढ़िया, न्यू मोरे आइलैंड, शाबाश भाई, है ना। तो पानी को इकट्ठा कर लिया जाए। उस पानी को इकट्ठा करने का जो काम है ना मेरे प्यारे साथियों, वो यहां पर होता है फरक्का बैराज में। तो फरक्का बैराज में बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लो और उस इकट्ठे पानी को फिर तेजी से छोड़ो जिससे कि गाद हटती चली जाए। नंबर एक तरीका। और दूसरा तरीका भी कि यहां पर पानी से वितरण कैसे हो। भाई नदी चूंकि भारत से उत्पन्न हुई है, भारत के लिए होनी चाहिए। अब चूंकि नदी खुद से पद्मा बनकर अंदर चली गई है, ऐसे में पानी अगर जा रहा है तो पानी का वितरण सुनिश्चित कैसे किया जाए, यह तय करने का काम फरक्का डैम से सुनिश्चित किया गया। 1975 में जाकर के ये डैम बना। अब आप स्वाभाविक रूप से समझ चुके होंगे कि इस डैम से एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई, और वो क्या थी? वो ये थी कि नदी का बंटवारा कैसे हो, जल का बंटवारा कैसे हो, कितना पानी हुगली में जाएगा, कितना पानी पद्मा में जाएगा। दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल यह था कि हमारा असल उपयोग था कि कोलकाता पोर्ट चालू रहे। यह उस समय अंग्रेजों की चाहत थी, बाद में भारत की चाहत थी कि कोलकाता पोर्ट तक जहाज आने चाहिए, कोलकाता तक चीजें चलती रहनी चाहिए, और इसके लिए गाद का हटना जरूरी। तो फरक्का डैम क्यों बनाया गया, यह उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, जल का वितरण और कोलकाता पोर्ट को सुचारू रूप से रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फरक्का डैम बनकर आया, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी करके कोई कंपनी है, उसने इसको बनाया। इस डैम से पानी कहां कहां बटे और कितना बटे, इसी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में 1996 में जाकर एक समझौता होता है। वही समझौता आज सवालों में है क्योंकि इसके 30 साल पूरे हो रहे हैं। 1975 में बने इस डैम से रिलेटेड 1996 में एक समझौता होता है और इस समझौते के अब 30 साल पूरे हो रहे हैं। यही कारण है कि फिलहाल ये सुर्खियों में है। तो उम्मीद है कि गंगा नदी और गंगा नदी से जुड़ी हुई जानकारियां आपको समझ में आई हो। अब हम इस एग्रीमेंट का इतिहास समझेंगे कि इस एग्रीमेंट में ऐसा था क्या जो कि भारत 30 साल बाद अब बदलने की सोच रहा है। ऐसा इस एग्रीमेंट में क्या था कि
कि भारत के पास कितना जल रहेगा और बांग्लादेश के पास कितना जल रहेगा। क्या हमने गाद की परेशानी दूर की? तमाम बातें अब आगे, और किस तरह की सरकारों ने इस पर कैसा रोल प्ले किया, हम इस बारे में आगे बढ़ते हुए चर्चा करेंगे। ठीक है साहब। 1996 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके 2026 में 30 साल होने जा रहे हैं। फरक्का डैम से कोलकाता और पद्मा को, मतलब हुगली और पद्मा के अंदर जल बंटवारे को लेकर के ये सारी चीजें हुई थी। किसने बनवाया था? तो सर आर्थर कॉटन की सलाह पर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने। सलाह बहुत पहले आ चुकी थी, बाद में हमको आवश्यकता महसूस हुई कि यह आवश्यक है कि कोलकाता पोर्ट को चलाए रखने के लिए एक डैम बने, ताकि वो डैम तेजी से पानी का बहाव सुनिश्चित कर पाए, जल स्तर को मैनेज कर पाए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं। आप सभी लोग ये तो जानते हैं कि सदा नीरा नदियां जो हैं, सदा नीरा मतलब दो तरह की भारत में नदियां होती हैं। एक मौसमी नदियां यानी कि सीजनल, जिनके अंदर बारिश के समय ही पानी आता है, और दूसरी होती है पेरिनियल। पेरिनियल बोले तो सदा नीरा, जिनमें हमेशा पानी रहता है। हमेशा पानी कौन सी नदियों में रहता है? वो नदियां जो कि बारिश, जो बर्फ के पिघलने से चल रही होती हैं। तो देखिए, मानसून के समय तो बारिश का पानी आ ही जाता है नदियों के अंदर, लेकिन जब गर्मी होती है तो ग्लेशियर के पिघलने से पानी आता है। तो ग्लेशियर कब पिघलते हैं? जब गर्मी होती है। ग्लेशियर बनते कम है? जब सर्दी होती है। मानसून का सीजन इन दोनों के बीच में रह जाता है। तो बारिश के बाद तक, यानी अक्टूबर नवंबर तक, बारिश का पानी बहता हुआ पहाड़ों से निकलता रहता है, ग्लेशियर के पिघलने से भी निकलता रहता है। सर्दियों में जब बर्फ जमने लगती है तो बर्फ के जमने से नदियों का जल स्तर घटने लगता है, नदियों में पानी कम होने लगता है। और जब नदियों में पानी कम होने लगता है तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये बहुत टफ टाइम होता है। नदियों में पानी का स्तर बहुत कम हो जाता है। अगर आप इन नदियों को ऑब्जर्व करें, नदी के किनारे जो बहुत से दोस्त मेरे रहते हैं वो इस बात पर हामी भी भर सकते हैं, थम्स अप भी कर सकते हैं कि सर हाँ, फरवरी से लेकर के और विशेष रूप से मार्च से मई का टाइम तो बहुत क्रूशियल होता है हमारी पेरिनियल रिवर्स के लिए, क्योंकि साल भर तो बहुत पानी देखा, लेकिन फरवरी से और मार्च से मई के बीच में लगभग 3 महीने का पानी बहुत कम हो जाता है। पानी जब बहुत कम होता है तो पानी का बंटवारा कैसे सुनिश्चित हो, नंबर एक। नंबर दूसरा, पानी जितना पहले उपयोग में सिंचाई में आ रहा था, अब क्या वो उतना ही पानी उपयोग में आता रहेगा? पानी कितना दूसरे को दें, हमारे पास कितना रखें, ये एक बड़ा सवाल है।